आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। बात होगी नीट री एग्जाम की, क्योंकि कुछ ही देर में ये पेपर शुरू होने वाला है। दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक परीक्षा होगी। इस बार स्टूडेंट्स को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। 564 शहरों में 5440 केंद्र बनाए गए हैं। स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं। पिछली बार पेपर लीक होने के चलते इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एग्जाम बस शुरू ही होने वाला है। ये सरकार और एनटीए के लिए भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इसलिए सरकार ने इस परीक्षा को लीक प्रूफ बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की है। वायु सेना की मदद ली गई है, तो इसके साथ ही साथ हर एक केंद्र पर 40 से 50 जवानों की तैनाती भी कर दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ी ना हो। इसके साथ ही साथ हर एक कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, जिससे एनटीए के जो अधिकारी हैं वो निगरानी कर सकते हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। कुमार सोनू दिल्ली से है, टी राघवन बेंगलुरु से हैं और अनामिका गौड़ नोएडा के सेक्टर 12 से इस वक्त हमारे साथ हैं। सोनू, आप बताइए, अब पेपर तो शुरू हो गया है, बच्चे तो एग्जाम सेंटर में चले गए होंगे, क्या तस्वीरें, क्या अपडेट्स आपके पास? देखिए, बिल्कुल एग्जाम जो है वो शुरू हो चुका है। नीट री एग्जाम जो होना था वो शुरू हो चुका है और आप देखिए कि कड़ी सुरक्षा में है और सेंटर के बाहर किसी को भी अब खड़े होने तक की इजाजत नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो है 2 छात्राएं वो पहुंची थी, तकरीबन 5 मिनट देरी से पहुंची, जिसकी वजह से उनकी एंट्री नहीं हो पाई। लगातार वो कोशिश करती रही, क्योंकि एनटीए की गाइडलाइंस थी कि 1:30 बजे के बाद 1:30 के बाद किसी तरह की एंट्री नहीं होगी। गेट बंद कर दिए गए। वो लगातार अधिकारियों से गुहार लगाती रही, कोशिश करती रही कि किसी तरह से उनकी एंट्री हो जाए, क्योंकि वो गलत लोकेशन पर जो है उन्हें जो कैब ड्राइवर था वो ले गया था, जिसकी वजह से जो है उन्हें देरी हो गई। तो फिलहाल आप देखिए यहाँ पे लगातार इस तरह से पुलिसकर्मी जो है अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। यहाँ से डिवाइडर को और पूरी पटरियों को खाली कराने के लिए कह रहे हैं। जो पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों का एग्जाम दिलाने के लिए यहाँ पहुंचे, उन्हें लगातार यहाँ से हटाया जा रहा है कि सेंटर के नजदीक आप ना खड़े हों। और लगातार कोशिश जो है यहाँ पे की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो है कोई भी गड़बड़ होने की कोई गुंजाइश ठीक है सोनू, तमाम मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं ताकि इस बार गड़बड़ी ना हो। बेंगलुरु की तस्वीर भी देख लेते हैं। टी राघवन मेरे सहयोगी मौजूद हैं। राघवन, आप दिखाइए, क्या तस्वीरें हैं आपके पास? जी देखिए, यहाँ पर ना ठीक 1:29 पर यह अनाउंसमेंट हुआ था कि जो 1:30 पर गेट जो है वो लॉक हो जाएंगे। 1 मिनट के बाद ठीक 1:30 पर गेट लॉक भी कर दिए गए थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 2 मिनट की देरी से, यानी 1:32 पर 3 जो अभ्यर्थी हैं आपको अभी भी अंदर नजर आ रही होंगी, वो कोशिश कर रहे हैं, पुलिस वाले उनको कंसोल करने के लिए उन्हें यहाँ पर लॉक कर दिया गया, गेट जाने नहीं दिया गया। उसके बाद ये जो रैलिंग आपको नजर आ रही है, इस रैलिंग को जंप कर वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि उस रैलिंग को जंप कर वो यहां से वहां तक पहुंच गई। लेकिन जो अंदर का मेन गेट है, परीक्षा सेंटर से पहले वाला गेट, जो सेकंड सिक्योरिटी गेट है, उसको भी बंद कर दिया गया। तो अभी वो तीनों लड़कियां जो है अभी भी लगातार कोशिश करी कि किसी तरह से उन्हें अलाउ कर दिया जाए। उनके पेरेंट्स से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी की रैली है, उस वजह से यहाँ पर जो है डिले हुआ, उनको ट्रैफिक जाम में वो फंस गए, इस वजह से आने में देरी हुई। लेकिन अब लगातार चूंकि एनटीए की गाइडलाइंस है कि 1:30 पर गेट्स जो है वो बंद हो जाएंगे, उसके बाद जाने नहीं दिया जाएगा। हालांकि वो तीनों बच्चियां अभी भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता मिलती हुई दिख नहीं रही। बिल्कुल राघवन, अब जरा नोएडा की तस्वीर भी देख लेते हैं। अनामिका मेरे सहयोगी मौजूद है। अनामिका, आप भी जरा बताइए, अब तो एग्जाम शुरू हो चुका है, क्या मुकम्मल इंतजाम थे? बिल्कुल, जो इंतज़ाम थे वो मुकम्मल थे, लेकिन जो नियम है वो बहुत सख्त है। प्राची, 2 मिनट की देरी और बच्चों को अंदर नहीं जाने दिया। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर बंद हो चुका है। यहाँ पे 2 ऐसे स्टूडेंट थे जो केवल 2 मिनट बाद पहुँचे थे। हालांकि जो पुलिस बाहर खड़ी थी उन्होंने ये कोशिश की कि बच्चे अंदर जाएं, लेकिन एनटीए का सर्वर बंद हो गया था। केवल 2 मिनट। ये एक स्टूडेंट है जो नोएडा के गांव से आए हैं, जेवर से आए हैं। आप मानिए कि जेवर से नोएडा आने में कितनी तकलीफें होती हैं। वो बाइक चला के स्टूडेंट आ रहा था, उसकी गाड़ी खराब हो गई और वो केवल 2 मिनट लेट हुआ और उसे एग्जाम नहीं देने दिया गया। ये एक स्टूडेंट है जो उसके ठीक बाद आए। 3 मिनट, प्राची, 3 मिनट की देरी हुई और भले ही पुलिस ने अंदर जाने दिया, लेकिन क्योंकि जो सर्वर है जिसमें डेटाबेस में एंट्री की जाती है, रोल नंबर, जो एडमिट कार्ड का नंबर है वो डाला जाता है, वो बंद हो गया और साफ ये कह दिया गया कि इस साल अब ये स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दे सकते हैं। जी, आप 2 मिनट बाद, हमने खुद देखा, आप 2 मिनट बाद पहुंचे, आपको अंदर क्या कहा गया?
ये कहा कि अब सर्वर बंद हो चुके हैं। कैसे आपको देर हुई? आप बाइक खराब हो गई थी हमारी। कहाँ से आ रहे थे? जेवर से गौतम बुद्ध नगर। अभी आप इसके बाद क्या करें? आगे के लिए कुछ सोचेंगे। अगली बार क्या पेपर दे पाएंगे? इतनी एक साल रुकने की आप कोशिश करेंगे कि अगले साल फिर से आए और पेपर दें? नहीं, अब नहीं देंगे। देखिए, प्रशासन की भी लापरवाही होती है। उनके जख्मों पे मरहम सर, लगाने से अच्छा मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पे 2 मिनट प्राची, सबकी यही मांग है कि बच्चों को पेपर दिए बिल्कुल नामिका, लेकिन नियम तो नियम है। 2 घंटे की देरी हुई, स्टूडेंट्स मायूस हैं क्योंकि एक साल पूरा इनका बिगड़ेगा। लेकिन कोशिश यही है कि अब जो बच्चे अंदर पहुंच गए हैं उनका एग्जाम सही तरीके से हो और जो लीक प्रूफ सिस्टम बनाने की कोशिश की गई है वो लीक प्रूफ ही रहे, कोई पेपर लीक ना हो। यही उम्मीद करेंगे कि पेपर अच्छे से हो जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया कुमार सोनू आपका, राघवन आपका और अनामिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बंगाल की। 4 मई के बाद बंगाल की पहचान नई हो गई है, ये हम नहीं कह रहे, तस्वीरें गवाही दे रही हैं। 35 साल तक लेफ्ट और 15 साल तक जहां टीएमसी ने राज किया वहां अब बीजेपी की सत्ता है। पीएम मोदी कोलकाता की रेड रोड पर जब योग करते दिखे तो पूरा देश हतप्रभ रह गया। ये नए बंगाल का आगाज है। पूरी दुनिया जहां योग दिवस मना रही है तो इसके ब्रांड एम्बेसडर मोदी कोलकाता में योग के आसन करते दिखे, सबको योग सिखाते भी दिखे। पीएम ने जिस रेड रोड पर योग किया उसका इतिहास भी हमें याद रखना चाहिए। ये वही सड़क है जहां कभी नमाजियों का हुजूम बैठा करता था। नमाज की इस रेड रोड की पहचान हुआ करती थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद कोलकाता की ये रोड भी अब बदल चुकी है। पीएम मोदी बंगाल दौरे पर हैं, वो खासकर योग दिवस सेलिब्रेट करने यहां पहुंचे। आज सुबह उन्होंने उसी ऐतिहासिक रेड रोड पर योग किया जहां नमाज हुआ करती थी। पीएम ने आज इस मौके पर स्वामी दयानंद सरस्वती से लेकर रामकृष्ण परमहंस तक सबके योगदान का जिक्र भी किया। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल कल पहुंच गए थे। आज जो बच्चे योग कर रहे थे उनको सही योग सिखाते हुए भी प्रधानमंत्री नजर आए। लेकिन ये 2 तस्वीर आप देखिए, जिस बंगाल में बदलाव की बात हम कर रहे हैं उसकी 2 तस्वीर आपके सामने हैं। पहले जब टीएमसी का राज था तो रेड रोड पर नमाजियों का हुजूम रहता था। इस बार ऐसा नहीं था, अलग इंतजाम किया गया था, परेड ग्राउंड में इंतजाम किया गया था नमाजियों के लिए। और आज उसी रेड रोड पर योग दिवस मनाया गया है। आज योग दिवस में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र करते हुए जो बातें कही बंगाल के बारे में वो यही कही कि अगर बंगाल में टीएमसी की सत्ता रहती तो ये पाकिस्तान का हिस्सा हो जाता। बंगाल में घुसपैठियों को लगातार जगह मिल रही थी, घुसपैठियों के लिए जमीन तैयार की जा रही थी, जिसके लिए सत्ता परिवर्तन बड़ा जरूरी था। पश्चिम बंगाल के गौरवशाली इतिहास का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और कहा कि ये गौरव पिछली सरकारों ने छीन लिया था, लेकिन आज बंगाल कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट की बेड़ियों से आजाद हो गया है। बंगाल अब खुली हवा में सांस ले रहा है। पीएम ने साफ कहा कि अब इतिहास की ये गलतियां दोहराई नहीं जाएंगी। जब बंगाल को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश हो रही थी तब कांग्रेस ने घुटने टेक दिए थे। अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की
कोशिशें हो रही थी तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है। तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो सिर्फ कहने वाली बात नहीं है। जो तस्वीर आ रही है पश्चिम बंगाल से वो तो बदलाव की ही तस्वीरें हैं। जहां योग दिवस पर रेड रोड की तस्वीर आपने देखी, जहां आपको योग करते हुए लोग नजर आ रहे थे। इस रेड रोड का जो इतिहास है वो हमने आपको बताया, इसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई और यही बदलाव बंगाल के लिए जरूरी था, ये बीजेपी ने बताया और इसकी कामयाबी बीजेपी को चुनावों में भी मिली है। अभी पश्चिम बंगाल का जो बदलाव संगीत जी प्रधानमंत्री बता रहे हैं और कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं, लेफ्ट की भी बात कर रहे हैं, टीएमसी की भी बात कर रहे हैं कि अगर बीजेपी ना आती सत्ता में तो ये बंगाल पूरी तरीके से बदल जाता और वो बदलाव जो है सकारात्मक नहीं नकारात्मक होता। देखिए, प्रधानमंत्री ने एक तो इतिहास की तरफ हम लोगों का ध्यान खींचा और जिसे हम लोग कम ही जानते हैं कि ये पूरा जो बंगाल था मुस्लिम लीग चाहती थी कि ये पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए और बंगाल पर 2 रेजोल्यूशन पास किए गए थे। एक तो जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था उसमें बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों ने इस पाकिस्तान में मिलने की बात की थी और एक जो हिंदू डोमिनेटेड था उन्होंने उसकी अलग बैठक की और उसमें उन्होंने भारत में मिलने की बात की थी। तो इसीलिए कहा जाता है पार्टीशन विद इन पार्टीशन, यानी कि जब पार्टीशन हो रहा था तो उसमें पार्टीशन करके जो बंगाल आप देख रहे हैं उसे भारत में बचाने का काम जो है उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया, पंडित नेहरू ने नहीं किया था और उस श्यामा प्रसाद के योगदान को हम भुला करके छोड़ दिए हैं। तो एक तो बात जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने, आपको ध्यान होगा कि जब BL संतोष जी जब चुनाव में हम लोग ये भारतीय जनता पार्टी जा रही थी तो BL संतोष जी ने एक चीज़ कहा था कि ये चुनाव सिर्फ राजनीतिक बदलाव के लिए नहीं है, ये भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत के आध्यात्म जिसका केंद्र बंगाल रहा है उसको बचाने का भी है। और मैं बार बार कहता था, मैं तो कितनी बार इसी कहानी कुर्सी के मंच से करीब सालों भर ये बात कह रहा हूँ कि बंगाल में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती और इसी प्रकार का मुस्लिम तुष्टीकरण चलता रहता, इसी प्रकार के बांग्लादेशी मुसलमान आकर के बसाए जा रहे होते जो टीएमसी कर रही थी, तो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की दुर्दशा वैसी ही होती जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा कश्मीर के अंदर हुई थी, या बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से हिंदुओं की दुर्दशा हो गई है आज, उसी प्रकार की दुर्दशा आने वाले 1 दशक, 1.5 दशक, 2 दशक के बाद जो है पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं की होती। तो बंगाल को इस चुनाव ने बचा लिया है, हिंदुओं को इस चुनाव ने बचा लिया है। भारत में पश्चिम बंगाल एक बचा रह जाए, इसको बचा लिया है इस चुनाव ने, इसकी तरफ इशारा कर रहे थे। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इतने बड़े पैमाने पर कभी आपने इस प्रकार से योग दिवस होते हुए देखा था बंगाल के अंदर? क्या नहीं होता था। नमाज पढ़ते हुए तो नमाज पढ़ते हुए जरूर आपने देखा होगा। ये नमाजवादियों की सरकार हो गई थी और वाकई में बार बार कहता था, पश्चिम बंगाल के अंदर बांग्लादेशी पॉकेट्स, पाकिस्तानी पॉकेट्स हर जगह खड़े हो चुके हैं। आप शाहजहां से संदेश खाली, ये सब सारी चीजें क्या हैं? ये उसी का एक प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है जिसके खिलाफ आज के दिन में शुभेंदु अधिकारी की सरकार काम कर रही है और भारत की सरकार काम कर रही है। आप देख रहे हैं ये सुनियोजित तरीके से कैसे हो रहा था। बांग्लादेश बॉर्डर पर बांग्लादेश
25 किलोमीटर का जो हिस्सा है उसका तार काटने का काम कौन कर रही है? बांग्लादेश बॉर्डर के लोग काम कर रहे थे, जिसको बाद में जाकर के भारतीय बीएसएफ के लोग जाकर के वहां पर उनको रोका है, क्योंकि वो चाहते हैं इस प्रकार का इन्फ्लक्स हो और वहां की डेमोग्राफी पूरा बदल दिया जाए, जिसमें कांग्रेस शामिल थी, वामपंथी शामिल थे, ममता शामिल थी। ये सारे के सारे देशद्रोह का काम कर रहे थे। देशद्रोह से कम से कम बंगाल को बचा लिया। उसी बदलाव की बात बार बार शुभेंदु भी करते हैं, प्रधानमंत्री भी करते हैं, और उसकी तस्वीर धीरे धीरे करके सामने भी आ रही है। जो प्राथमिकता है बीजेपी सरकार की बंगाल में वो दिख भी रही है। बात उत्तर प्रदेश की भी कर लेते हैं बंगाल के साथ साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी एक सुगबुगाहट है जिसने टेंशन बढ़ा दी है समाजवादी पार्टी की। अब विपक्ष की तमाम पार्टियों में टेंशन है। टीएमसी टूट गई है, उद्धव की शिवसेना दूसरी बार टूटने जा रही है, सांसदों और विधायकों की बगावत ने विपक्षी दलों को परेशान कर रखा है। इस बीच सियासी गलियारों में समाजवादी पार्टी को लेकर चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि अगला नंबर अखिलेश यादव की पार्टी का है और मोर्चे पर सबसे आगे रहकर बयान दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। कभी सोशल मीडिया पोस्ट के मार्फत तो कभी अपने बयानों के जरिए राजभर ऐसे कान भर रहे हैं मानो वो अखिलेश की लड़ाई उनके चाचा से करवाकर ही मानेंगे। पहले राजभर ने रामगोपाल यादव को लेकर हमला बोला, कहा कि बागी सांसदों की लिस्ट तैयार है। रामगोपाल ने अमित शाह से मिलकर वो सूची सौंप दी है। अब वो शिवपाल को लेकर हमला बोल रहे हैं। राजभर ने कहा कि अखिलेश ने शिवपाल को किनारे लगा दिया है। समाजवादी पार्टी में शिवपाल को टेढ़ी नजरों से देखा जाता है और ये सब अखिलेश यादव की वजह से हुआ है। शिवपाल जी के बयान को किस रूप में ले रहे हैं? जो कह रहे हैं जहां से आप लड़ेंगे वहां प्रचार करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि शिवपाल जी तो क्या करें बेचारे, वो आगे खुद लड़ लें या अखिलेश जी को लड़ा दें जहूराबाद। हाँ, अगर दम है तो शिवपाल जी खुद लड़ लें आके जहूराबाद में। उनको अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा कि हमको किस किनारे अखिलेश जी लगा करके छोड़ दिए हैं। याद होगा आपको कि मंच से धक्का दे करके शिवपाल जी को पार्टी तक निकाल दिया गया था। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी शिवपाल जी बनाए और शिवपाल जी का बयान, अभी हम वीडियो आपको दिखा दें। शिवपाल जी का बयान है कि समाजवादी पार्टी में एक शकुनी है जो उस इलाके में चश्मा के नाम से जाना जाता है। ये बयान शिवपाल जी का है। और शिवपाल जी का दूसरा बयान है कि समाजवादी पार्टी अब गरीबों की जमीन कब्जा करने वाली पार्टी हो गई है, चोर उचक्कों की पार्टी हो गई है, ये शराब माफियाओं की पार्टी हो गई है। ये बयान शिवपाल जी के, हमारे बयान नहीं है। हम अभी आपको वीडियो दिखा सकते हैं उनका, और उस वीडियो का आप सत्यापित भी कर सकते हैं कि शिवपाल जी के बयान है कि यही से बनाया गया है। दोनों आप तहकीकात कर सकते हैं। तो आज भी शिवपाल जी तिरछी नजर से देखे जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में। अब राजभर लगातार ऐसे ही बयान दे रहे हैं। 3 दिन पहले की बात बताएं आपको तो राजभर ने रामगोपाल को लेकर अखिलेश को चिताया था और कहा था कि जल्दी उनकी पार्टी टूटने वाली है और इसके सूत्रधार बनेंगे अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव। क्या कहा था उन्होंने उस वक्त, वो भी सुनिए। सीबीआई जो खनन का में जांच कर रही थी, सीबीआई अखिलेश यादव जी का नाम है। सीबीआई ने एफआईआर में अखिलेश जी का नाम। गोमती रिवर फ्रंट में अखिलेश जी के परिवार के तमाम, शिवपाल जी से लेके रामगोपाल के लड़के से लेके तमाम लोगों के नाम उसमें हैं। इनसे बचने के लिए ये लोग कभी गृह मंत्री जी से मिलते हैं तो कभी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं। गुलदस्ता लेके अखिलेश जी कभी चले जाते हैं मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ। तो वो देख लीजिएगा, आपके सामने मैं कह रहा हूं कि जो हश्र बंगाल में हुआ है टीएमसी का, दूसरा हश्र हो रहा है महाराष्ट्र में शिवसेना का, वही हश्र यहाँ समाजवादी पार्टी जो चिट्ठी दिए हैं उसमें उन्होंने सूची बना के दिया होगा कि ये इन लोगों से संपर्क करिए, ये लोग आपके साथ चले जाएंगे। बड़ी टूटन समाजवादी पार्टी में इनके सांसद टूटने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब देखिए, सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव वर्सेस राजभर की लड़ाई छिड़ चुकी है। राजभर कोई आरोप लगाते हैं तो तुरंत अखिलेश यादव भी उसका जवाब देते हैं और उसी अंदाज में जवाब देते हैं। अब ये जो झगड़ा दिखा रहे हैं राजभर हर्षवर्धन जी, ये झगड़ा क्या राजभर लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में महाभारत करवाने की कोशिश कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, और क्या इसमें कामयाब होंगे वो थोड़े बहुत भी? नहीं, देखिए, ओम प्रकाश राजभर की इतनी स्थिति नहीं है कि वो शिवपाल जैसे पके हुए मजे हुए नेता को अपने हिसाब से जरा सा भी कर सकें। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिवपाल से मजा हुआ नेता शायद ही कोई, वो बड़े वो मतलब ठीक है, उनके दूसरे वाले कई चीज़ें हैं जिन पर उनके खिलाफ बहुत कुछ है, उनके बाहुबली अपराधी उन सबको संरक्षण देते रहे अपने समय में, लेकिन नेता के तौर पर शिवपाल बड़े मजबूत हैं, उनको पता है क्या करना है।
जितना उनको करना था वो कर चुके, अपनी पार्टी बनाई, कोशिश कर ली, सब कुछ करके हर जिले में अपना प्रतिनिधि बना दिया, नहीं समझ में आया, उनको पता चल गया क्या करना है। फिर बेटे को सांसदी दिलानी थी, अपना काम करना था, तो लौट के वो अखिलेश के साथ आ गए। नाराजगी होना, ज्यादा पाने की इच्छा होना, ये राजनीति में बड़ी स्वाभाविक सी चीज है, लेकिन मुझे कतई नहीं लगता, मैं कई दिन से बार बार कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी में टूट के अभी कोई लक्षण नहीं, और अगर लक्षण दिखेंगे तो राजभर जी के कहने से नहीं दिखेंगे। इसको आप साफ साफ समझिए, क्योंकि किसी को जिसको जाना होगा उसके लिए इनका जरिया थोड़ी चाहिए, तो बेचारे खुद ही अपना जरिया खोजते रहते हैं कि अच्छा चलो हमारा कुछ जुगाड़ लगा रहे, हमारी चीजें ठीक होती रहे। ये अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने और जो विधानसभा चुनाव आने वाला है इसमें अपनी सीटों की संख्या दुरुस्त रखने, बस इतने भर की कवायद, अपने बेटे को सेटल करने में दोनों, वो तो ठीक है, वो उसी के साथ जुड़ा हुआ है, और उसमें बुराई क्या है भाई, मतलब इसमें कोई बुराई थोड़ी भाई। अनुप्रिया जी ने अपना पति उनके सेटल हैं, सब अलग अलग तो सेटल रहते ही, तो इनका भी बनता है। अब ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से दावा करते हैं, हालांकि अखिलेश यादव बार बार जवाब दे रहे हैं और अखिलेश यादव पूरी कोशिश भी कर रहे हैं समीर जी कि उनकी पार्टी तो इंटैक्ट रहे, और अभी तक तो इंटैक्ट है ही ना। 37 सांसद हैं उनके, इतनी बड़ी संख्या में आप सांसदों को तोड़ भी कैसे लेंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी में ऐसी कभी टूट नहीं हुई, ठीक है, शिवपाल यादव जरूर अलग हो गए थे, लेकिन वैसे समाजवादी पार्टी में इतनी बड़ी टूट नहीं हुई, ठीक है, 2-4 विधायक राज्यसभा चुनाव के समय चले गए। जिस तरीके से कहा जा रहा है, उसके बाद जो केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया था कि भाई 25 से 26 सांसद हमारे संपर्क में, जो 2/3 हो जाते हैं अगर 36 सांसदों का देखे, तो मुझे लग रहा है कि एक साइकोलॉजिकल डर जो है वो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव को ऊपर किया जा रहा है कि वो डर से लगातार अपने सांसदों को शक की नजर से देखें, और जो सांसद टूटने की स्थिति में है, जो सांसद नाराज चल रहे हैं, कम से कम वो उनको ताकत मिले और वो आपस में बैठक करना शुरू करें। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हुआ, उसके बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ, अब मुझे लग रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी थी, तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि कहीं उत्तर प्रदेश में पीडीए न चले, तो पहले ही अखिलेश यादव को कमजोर करने के लिए इस तरीके से बयान दिए जाए। और मुझे लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ने जो कहा, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा, उसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। फिलहाल अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि पार्टी में फिलहाल कोई टूट की संभावना नहीं है, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में जो असंभव माना जा रहा था कि ममता बनर्जी में इतनी बड़ी टूट होगी विधानसभा में और लोकसभा के अंदर, ये माना जा रहा था कि बस अब उद्धव ठाकरे के सांसद नहीं टूटेंगे, वो भी अब टूट गए। तो अखिलेश यादव को लग रहा होगा कि जब ममता बनर्जी के सांसद टूट सकते हैं, उद्धव ठाकरे के टूट सकते हैं, तो क्या मेरे भी कोई सांसद टूट सकते हैं? डर तो बैठा होगा, तो अखिलेश यादव जी का गला सूख रहा होगा। वो मुझे लगता है शायद इसलिए अभी अपने सभी सांसदों को पावर बैंक भिजवा दी है कि सांसदों का मोबाइल बंद न रहे, सबको पावर बैंक गिफ्ट किए कि भाई मोबाइल हमेशा चालू रहना चाहिए, ये मत कहना कि मैं फोन करूं तो कोई चार्ज नहीं था, तो सारे सांसदों के पावर बैंक भिजवा दिया अखिलेश ने। अभी ओम प्रकाश राजभर जो कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश है कि समाजवादी पार्टी को तोड़ दें, लेकिन इतना आसान नहीं है जो ओम प्रकाश राजभर सपने देख रहे हैं।